हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश जाट और बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ट्रांसफायरेशन। क्या डिस्कस किया था? ट्रांसफायरेशन। अब ट्रांसफायरेशन के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। वैसे ट्रांसफायरेशन होता है क्या है ये भी बताया था। आज और बता रहा हूँ ट्रांसफायरेशन होता है क्या है कि कोई भी जो प्लांट होता है उस प्लांट के किसी भी एरियल पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल का स्टीम फॉर्म में बाहर निकलना। किस फॉर्म में? स्टीम फॉर्म में। ओके, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफायरेशन। मोस्टली एरियल पार्ट से ही होता है, अंडरग्राउंड पार्ट से तो ट्रांसफायरेशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफायरेशन की डेफिनेशन जो मैंने कल भी बताई थी, आज वापस बता दी। ठीक है, उसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैंने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, वो है सबसे पहले तो ट्रांसफायरेशनल एपरेटस बताए थे, जो मैंने 3 टाइप के बताए थे। कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे पहले बताया था मैंने क्यूटिकल, उसके अलावा सेकंड बताया था मैंने लेंटिकल्स और थर्ड बताया था मैंने स्टोमेटा। और स्टोमेटा की स्ट्रक्चर भी बताई थी मैंने। ठीक है, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ लीव्स भी डिस्कस किया था। किसके बेसिस पे था? प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। 3 टाइप के बताए थे मैंने। एक तो हाइपोस्टोमेटिक होती है, एक एंटीस्टोमेटिक होती है और एक एपिस्टोमेटिक होती है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपोथेसिस अबाउट ट्रांसफायरेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? हाइपोथेसिस अबाउट ट्रांसफायरेशन। मतलब क्या होता है कि ट्रांसफायरेशन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की थी। उन थ्योरीज को कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और भी है जिसे कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफायरेशन। मतलब ट्रांसफायरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 2 टॉपिक और होते हैं जो वो रिलेटेड होते हैं ट्रांसफायरेशन से, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है गटेशन। कौन सा होता है? गटेशन। और एक होता है आपके ब्लीडिंग। कौन सा होता है? ब्लीडिंग। ये दोनों टॉपिक भी इसी चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। ये भी मॉडल उसको भी मेंशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में होता है, इसीलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रांसफायरेशन की हाइपोथेसिस जो है वो किस तरीके से यहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो अब हाइपोथेसिस को समझने से पहले आप लोगों को कुछ इसके टर्म्स समझने जरूरी है। ठीक है, अब उन टर्म्स में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो होती है इसे किस तरीके से समझाया जा सकता है कि ये अपने पास में 2 गार्ड सेल है। ठीक है, गार्ड सेल जो मैंने कल भी बताई थी, कितने सारे सेल्स होती है जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। इसमें यहाँ पर क्या होती है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को समझना है थोड़ा, तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो गार्ड सेल होती है, इस गार्ड सेल में अगर वाटर मॉलिक्यूल मच अमाउंट में है तब तो इस कंडीशन में जो स्टोमेटा होते हैं ये स्टोमेटा हमेशा ओपन होंगे। आया समझ में? मतलब ये गार्ड सेल जो होती है टारगेट स्टेज में होगी। कौन सी स्टेज में होगी? टारगेट स्टेज में। और अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लेस अमाउंट में है तब क्या होता है? स्टोमेटा जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स होती है ये फ्लेसिड हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लेसिड हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। उसका भी रीजन है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक सेल है, उस सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल है तो यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च, जो प्लांट का रिजर्व फूड होता है। एनिमल में भी होता है, लेकिन एनिमल में अलग अलग फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ये मोस्टली होता है स्टार्च में। ठीक है, तो कुछ ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस होती है, उस मैकेनिकल प्रोसेस से क्या होता है कि स्टार्च जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो होती है इसे हम अपने सिंपल लैंग्वेज में शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, जो स्टार्च होता है ये इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा? इनसोल्यूबल। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसके साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जो होती है कोई इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्टार्च जो होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया या शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होते ही क्या होता है कि ये सेल जो होती है ये सिकुड़ जाती है और स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ की सेल से वाटर वापस एंटर करेगा, ये सेल वापस टर्गिड होगी और वापस स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म अपन इन हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को किस तरीके से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो पहले के चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी हाइपोथेसिस की। तो सबसे पहली हाइपोथेसिस जो है ये है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस है? स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये प्रपोज की थी सायरे ने। किसने प्रपोज की थी? सायरे ने 1923 में प्रपोज की थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं डे टाइम में ही ओपन होते हैं, नाइट टाइम में क्या होते हैं? ये क्लोज होते हैं, क्योंकि डे टाइम में क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। ठीक है, नाइट में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली इनके डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करता है तो सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। किसमें? गार्ड सेल में। फोटोसिंथेसिस कहाँ कर रहा है? गार्ड सेल ही कर रहा ना, तो गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। अब ये डे टाइम की बात करते हैं, डे टाइम लाइट में। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होती है तो इसकी पीएच, जो सॉल्यूशन की पीएच है, इसकी सॉल्यूशन की मतलब इसका साइटोप्लाज्म, उसकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी पीएच इंक्रीज होते ही ये इसमें क्या बन जाएगा बेटा? स्टार्च बन जाएगा। जो स्टार्च होता है सबसे पहले स्प्लिट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें स्प्लिट हो जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो आप बायोकेमिस्ट्री में आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते ही मैंने बताया था कि स्टार्च इनसोल्यूबल होता है और ग्लूकोज या शुगर सोल्यूबल होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसमें क्या होता है? डीपीटी बढ़ जाता है। डीपीटी का सिंपल फॉर्म में हम ये मान सकते हैं कि गार्ड सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब गार्ड सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज मतलब वाटर मॉलिक्यूल की कमी। अब वाटर मॉलिक्यूल की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो गार्ड सेल्स होती है ये टारगेट हो जाती है। क्या हो जाती है? टारगेट हो जाती है। और टारगेट होते ही क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट बेटा इसे पोज करना। और इसकी दूसरी स्टेज देखते हैं बेटा अपन नाइट टाइम की, जिसमें क्या होना है? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो ये कंडीशंस अपने डे टाइम में अपन ने पढ़ी है, इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशंस जो होती है वो नाइट टाइम में ओपन हो रही है, नाइट टाइम में शो हो रही है। अब नाइट टाइम में शो होगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हुए हैं, और स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इन नाइट टाइम होता है उसमें क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इसकी कंडीशंस देखते हैं कि नाइट टाइम में सबसे पहले तो क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा? रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से क्या होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब CO2 की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ती है पीएच की लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसका पीएच? इसके साइटोप्लाज्म का पीएच। अब पीएच जैसे ही कम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदला था, इसका अपोजिट हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। और स्टार्च में कन्वर्ट होते ही डीपीटी क्या होगी? डिक्रीज होगी।
और डीपीटी डिक्रीज डीपीटी डिक्रीज होते ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो ये सेल क्या करेगी, वाटर को बाहर रिलीज कर देगी, मतलब सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, और सेल फ्लैसिड होते ही स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो ये क्या होगा, सेल जो होती है सिकुड़ जाती है, फ्लैसिड हो रही है। अब ये सेल जो है अगर सिकुड़ेगी तो इनके बीच का स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस है जिसे अपन ने कहा था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, साइड में किया था। अब इसमें ये बताना है कि अगर उसमें स्टार्च फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या होता है, सेल जो होती है वो टर्गेट फॉर्म में होगी और स्टोमेटा ओपन होगा। लेकिन इसका अपोजिट करते हैं कि अगर स्टार्च शुगर में बदल गया, किस में बदल गया, शुगर में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन वही चीज है कि वहाँ इन नाइट टाइम में या जो डार्क टाइम होता है इसका अपोजिट हो जाता है और स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। सेम चीज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही क्लोज्ड हो जाते हैं। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जो हाइपोथेसिस दी थी वो स्टीवर्ट ने दी थी। किसने दी थी, स्टीवर्ट ने दी थी, इसीलिए इसे स्टीवर्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। ये एक तरीके से स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस का ही ये एक्सटेंड फॉर्म है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करके स्टीवर्ट ने बता दिया कि भाई ये होता है, इस वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और इस वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो थोड़ा सा चेंजेस है, और वो चेंजेस क्या है कि यहाँ पे बताया था कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बीच में एक स्टेप और डाल दिया जिसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टीवर्ट ने क्या कहा था कि वही चीज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन घटेगी तो उस कंडीशन में पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पीएच की वैल्यू बढ़ते ही क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो पहले तो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, आया समझ में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, मतलब फॉस्फेट रिलीज हो गया, ठीक है। और ग्लूकोज के बनने से जो उसकी डीपीडी होती है, किसकी, कार्ड सेल की, कार्ड सेल की डीपीडी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होते ही क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो उस कंडीशन में क्या होती है, सेल फूल जाती है और उससे टर्गिडिटी बढ़ जाती है और उस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। आया समझ में, सिंपल सा है कि ये और ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, केवल इसमें ये बताया है कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलेगा और फिर 6 फॉस्फेट बनाएगा और लास्ट में ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, स्टार्च किसमें शो किया गया था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, बस इसमें मिडिल स्टेज बता दी गई कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पर बाद में किसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा और लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसे एक्सटेंशन फॉर्म बोलते हैं। किसकी, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस की एक्सटेंशन फॉर्म बोलते हैं और वो दी थी सायरे ने दी थी, सॉरी स्टीवर्ट ने दी थी, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये भी गार्ड सेल में ही कंप्लीट होनी है और गार्ड सेल की में पोटेशियम आयन के मूवमेंट की वजह से जो स्टोमेटा होते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को शो करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले दी थी बेटा इमामुरा और फ्यूजिनो ने, ठीक है। ये दोनों इन्होंने प्रपोज किया था 1959 में, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि इसमें भी सेम अलग अलग पढ़ेंगे कि डे टाइम में ये जो स्टोमेटा होते हैं ओपन होने चाहिए और नाइट टाइम या डार्क टाइम में स्टोमेटा क्लोज्ड होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम सभी जानते हैं कि जो स्टार्च है वो इनका रिजर्व फूड है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च जो होगा वो डे टाइम में, उसी पर्पज से बता रहा हूं मैं, वापस कंसंट्रेशन जो थी CO2 की घटेगी, पीएच बढ़ेगा और पीएच बढ़ने से क्या होता है कि जो स्टार्च होता है ये हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होते ही स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है मेलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में। और मेलिक एसिड जब टूटेगा तब मेलेट प्लस H प्लस आयन बन गए। यहाँ पर कौन से आयंस रिलीज हो रहे हैं, H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं और H प्लस आयन रिलीज होते ही क्या होता है कि ये H प्लस आयन गार्ड सेल से बाहर निकलेंगे। अब गार्ड सेल से H प्लस आयन अगर बाहर निकल रहे हैं तो गार्ड सेल में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
इस पॉजिटिव चार्ज को वापस बैलेंस करने के लिए बाहर की सेल से जो पोटेशियम आयन होते हैं ये गार्ड सेल में एंटर करेंगे, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा। गार्ड सेल के इंटरनल साइड में पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। आया समझ में? इसीलिए क्या होता है कि जब मेलेट से रिलीज होकर H+ आयन गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट का पोटेशियम आयन कहाँ एंटर करेगा? गार्ड सेल में एंटर करेगा। अब गार्ड सेल में पोटेशियम आयन के एंटर करते ही ये पोटेशियम आयन किसके साथ में जुड़ेगा? मेलेट के साथ में जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा? पोटेशियम मेलेट। क्या बना लेगा? पोटेशियम मेलेट। और पोटेशियम मेलेट भी क्या होता है? सोल्यूबल होता है। क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और सोल्यूबल होने की वजह से गार्ड सेल की डीपीडी बढ़ जाती है। डीपीडी बढ़ते ही गार्ड सेल वाटर को एब्सॉर्ब करेगी और वाटर को एब्सॉर्ब करते ही गार्ड सेल क्या हो जाती है? टर्गिड हो जाती है। क्या हो जाती है? टर्गिड, मतलब गार्ड सेल फूल गई। गार्ड सेल फूलते ही स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये डे टाइम की है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्टार्च होता है उसे पहले कन्वर्ट किया जाता है मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड टूटेगा तो मेलेट प्लस H+ आयन, H+ आयन गार्ड सेल से बाहर रिलीज होंगे, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। उसे बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पोटेशियम आयन एंटर करेगा, उस कंडीशन में बन जाता है पोटेशियम मेलेट। सोल्यूबल होने की वजह से इसकी डीपीडी बढ़ जाती है। डीपीडी बढ़ते ही क्या होता है कि जो सेल होती है गार्ड सेल वाटर को एब्सॉर्ब करेगी, वाटर को एब्सॉर्ब करते ही गार्ड सेल टारगेट होती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये है पोटेशियम आयन, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। कब? डे टाइम की। अब नाइट टाइम में इसे थोड़ा सा अपोजिट कर दो। क्या करना है? अपोजिट करना है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम मेलेट होता है, ये पोटेशियम मेलेट टूटेगा किसमें? पोटेशियम प्लस मेलेट में, तो पोटेशियम वापस बाहर निकल जाएगा, H+ आयन वापस एंटर करेगा और वही प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि इस कंडीशन में CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है अपने एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जो होता है फिर बाद में पोटेशियम मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम मेलेट जो होता है उसमें से पोटेशियम आयन रिलीज होकर वो बाहर निकल जाते हैं। इसे रिप्लेस करने के लिए H+ आयन कहां पे एंटर करते हैं? गार्ड सेल में। और ये H+ आयन पोटेशियम मेलेट में से पोटेशियम निकला, मेलेट के साथ में जुड़ के मेलिक एसिड बना लेते हैं। मेलिक एसिड जो होता है इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा? इनसोल्यूबल होता है। और ये इनसोल्यूबल होने की वजह से जो डीपीडी होती है वो कम हो जाती है। डीपीडी कम होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और गार्ड सेल सिकुड़ जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। मतलब ये कि नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज्ड हो रहा है। ये इसकी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। सिंपल सा है, कोई खास बात है नहीं इसका। ठीक है, केवल आप लोगों को ये समझना है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा। ठीक है, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होगी? डिक्रीज। CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म जो है उसकी जो pH होती है वो pH क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और वहीं से स्टार्ट होता है कि इसका साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी कंसंट्रेशन का बढ़ना और घटना। ठीक है, सिंपल सा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है? अगर इसे सिंपल फॉर्म में कहें तो क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जिसे हम मिक्सअप कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। आया समझ में? और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, लिक्विड एनवायरनमेंट, जिससे मोस्टली होता है वाटर। ठीक है, अब सिंपल सा है कि ये एक सेल है। अब इस सेल में डायरेक्ट आप लोग स्टार्च मिक्सअप करो, जहां पे इसका ये एनवायरनमेंट में वाटर या साइटोप्लाज्म है, तो क्या इसकी कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि स्टार्च जो होता है ये इनसोल्यूबल होता है। आया समझ में? अब स्टार्च इनसोल्यूबल है तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन अगर मैं इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता हूं शुगर में, तो क्या होगा, शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है। अब सोल्यूबल है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही चीज है यहाँ पे कि गार्ड सेल में अगर डीपीडी बढ़ रही है तो क्या मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो सेल क्या करेगी, जो रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल है उसे बाहर की सेल से एब्जॉर्ब करेगी, और अगर ये बाहर की सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो ये सेल क्या होती है, फ्लैसिड हो जाती है, सॉरी टर्गिड हो जाती है, और टर्गिड होते ही स्टोमेटल ओपनिंग्स जो है खुल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, ये आज का टॉपिक है जिसमें अपन ने पढ़ा था हाइपोथेसिस, मतलब स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज्ड होते हैं, डे टाइम में ओपन होते हैं और इन नाइट टाइम में क्लोज्ड हो जाते हैं। ओके बेटा।